हरे कृष्णा टू ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में, और अब पढ़ेंगे मैसूर के कॉन्टेक्स्ट में कि भारत में किस तरह से अंग्रेज़ों की जो शक्ति है उसका विस्तार हो रहा है। मैसूर जो राज्य है वो निकल के कैसे आता है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस तरह से कुछ भारत का ये दक्षिणी भाग है, और यहाँ पे अगर उत्तर भारत की बात करें दिल्ली साइड, तो यहाँ पे मुगलों का शासन है, और दक्षिण में यहाँ पे शासन है विजयनगर और बहमनी का। तो यहाँ पे इन दोनों राज्यों में आपस में युद्ध होता है। 1565 में बहमनी और विजयनगर राज्यों के बीच में एक युद्ध होता है जिसको तलीकोटा का युद्ध बोलते हैं। इस युद्ध के बाद में विजयनगर और बहमनी का जो साम्राज्य है वो ख़त्म हो जाता है एक तरह से, और यहाँ पे जो मैसूर राज्य में उभर के सामने आता है। मैसूर जो है ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है, और यहाँ पे महाराष्ट्र वाला रीजन है। यहाँ पे मराठा जो होते हैं वो शासन कर रहे होते हैं। तो मैसूर और अंग्रेज़ों में 4 युद्ध होते हैं जो अंग्रेज़ों और हैदर अली टीपू सुल्तान के बीच लड़े जाते हैं। तो हैदर अली जो होता है वह अपने जीवन की शुरुआत करता है एक सिपाही के तौर पे। मैसूर राज्य जो है यहाँ पे वाडियार वंश का शासन होता है, जिसका राजा होता है कृष्ण राजा, जिसके राज्य में हैदर अली जो होते हैं वो एक सैनिक के तौर पे शामिल होते हैं उनकी आर्मी में। यहाँ पे हम हैदर अली के बारे में जानते हैं। हैदर अली, इनका जो शासन की जो टाइमिंग है वो है 1761 से लेकर के 1782 तक। हैदर अली began his career as a soldier in the service of the Mysore state. Later he became फौजदार of डिंडीगुल। मैसूर में एक जगह होती है डिंडीगुल, यहाँ के फौजदार बन जाते हैं। हैदर अली जो होते हैं वो नंदराज के लिए या फिर मैसूर के लिए काफ़ी काम करते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं अपना। तो फ्रांस की मदद से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार का निर्माण करते हैं ये 1755 में। उसके बाद ये नंदराज की हत्या कर देते हैं और मैसूर के खुद शासक बन जाते हैं। तो मैसूर जो होता है वो एक पावरफुल शक्ति के रूप में उभर के सामने आ रहा होता है, जिससे मराठा और निजाम होते हैं। साथ में अंग्रेज जो होते हैं वो भी मैसूर की शक्तियों से काफ़ी चिंतित होने लगते हैं। वो कोशिश करते हैं कि मैसूर को पराजित किया जाए, किसी तरह से उसकी शक्तियों को कम किया जाए। इस वजह से अंग्रेज़ मराठा और निजाम से मिल कर के मैसूर के ऊपर युद्ध की रणनीति बनाते हैं, और आगे जा कर के मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में 4 युद्ध होते हैं जिसे मैसूर एंग्लो वॉर कहा जाता है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1766 से लेकर के 69 तक। हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश। जो अंग्रेज़ होते हैं उनको हैदर अली यहाँ पे हरा देते हैं। शुरू में क्या होता है कि अंग्रेज़, मराठा और निजाम एक साथ होते हैं, लेकिन हैदर अली क्या करते हैं, निजाम और मराठा को लालच देते हैं राज्य देने का, यानी धन और ज़मीन का लालच दे करके हैदर अली निजाम और मराठा को अपनी तरफ मिला लेते हैं, और इस वजह से हैदर अली की जीत हो जाती है। अंग्रेज़ जब हार जाते हैं तो उनके साथ एक ट्रेटी होती है यहाँ पे, जिसको ट्रीटी ऑफ मद्रास ये साइन की जाती है, और ये संधि जो होती है वो 1769 में होती है। इस समझौते में क्या होता है, जो राज्य जिसका होता है अंग्रेज़ों को उसको वापस करना पड़ता है। दूसरा, अगर हैदर अली को कभी किसी युद्ध में आवश्यकता पड़ती है अंग्रेज़ी सेना की, तो अंग्रेज़ों को हैदर अली की सहायता करनी पड़ेगी। यह इस संधि में था। हैदर अली एक ऐसा सुल्तान था जिसने प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों का सामना किया, उसको अंग्रेज़ों को हरा दिया, और ये हार जो थी अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी शर्मनाक थी, क्योंकि 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था वहाँ से अंग्रेज़ों ने काफ़ी पावर हासिल की थी, और उसके बाद इस तरह की हार अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही शर्मनाक थी। उसके बाद
सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1780 से लेकर के 84 तक ये चलता है। अच्छा, जब फर्स्ट मैसूर वॉर हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे कोई गवर्नर जनरल नहीं होता है, लेकिन सेकेंड जो मैसूर वॉर होता है यहाँ पे गवर्नर जनरल जो होता है वो वॉरेन हेस्टिंग्स बन चुका होता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है इसका रीज़न होता है कि अंग्रेज जो होते हैं वह इस संधि का उल्लंघन कर देते हैं। अंग्रेज जो संधि करते हैं हैदर अली के साथ कि युद्ध में आवश्यकता पड़ने पर वो हैदर अली की सहायता करेंगे, तो वो इस संधि का उल्लंघन कर देते हैं। साथ ही मैसूर द्वारा जो फ्रांसीसियों को बंदरगाह दिए जाते हैं, अंग्रेज उन पे आक्रमण करके उनको हथियाना चाहते हैं। मराठा निज़ाम इस बार अंग्रेज उनको अपनी तरफ शामिल कर लेते हैं और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो आयरकूट करता है। वॉरेन हेस्टिंग्स अटैक्ड फ्रेंच पोर्ट माहे विच वॉज इन हैदर अली टेरिटरी। हैदर अली के राज्य में जो जगह है माहे, जो कि फ्रेंच पोर्ट है, फ्रांसीसियों का एक बंदरगाह है ये। यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स या अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे आक्रमण कर दिया जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो आयरकूट करते हैं। पोर्टोनोवा का युद्ध होता है जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इन 1781 हैदर अली वाज डिफीटेड एट पोर्टोनोवा बाय आयरकूट। आयरकूट के द्वारा ये पोर्टोनोवा का जो बैटल होता है इसमें हैदर अली को हरा दिया जाता है। ही डाइड ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। और इस युद्ध में जो हैदर अली होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध को हैदर अली का जो पुत्र है टीपू सुल्तान, वह इस युद्ध को जारी रखते हैं और यहाँ पे जो युद्ध होता है वो बराबर का रहता है। इस युद्ध में पूरी तरह से ना तो अंग्रेज़ों की विजय होती है और ना ही टीपू सुल्तान की। और यहाँ पे एक संधि होती है 1784 में संधि होती है जिसको मैंगलोर की संधि कहते हैं। मैंगलोर की ट्रीटी होती है 1784 में। अब यहाँ पे थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। टीपू सुल्तान की जो टाइमिंग है शासन करने की वो है 1782 से लेकर के 1799 तक। टीपू सुल्तान की जो रणनीति होती है उसकी वजह से जो थॉमस मुनरो होते हैं वो टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कहते हैं। 1787 में टीपू सुल्तान खुद को बादशाह घोषित करता है। उससे पहले हैदर अली जो होता है वो सुल्तान तो बन जाता है लेकिन खुद को बादशाह घोषित नहीं करता है, शासन करता है। टीपू सुल्तान जो होते हैं वो फ्रांस के सहयोग से जैकोबियन क्लब की स्थापना करते हैं श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम जो होता है वो मैसूर की कैपिटल होती है उस टाइम पे। जैकोबियन क्लब जो होता है वो फ्रांसीसी सैनिकों का एक समूह होता है। टीपू सुल्तान जो हैं वो स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाते हैं। अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आती है और इस वजह से ये तीसरा युद्ध होता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। तो यहाँ पे टीपू सुल्तान के बारे में देखते हैं। हैदर अली वाज सक्सीडेड बाय हिज सन टीपू सुल्तान इन 1782। हैदर अली की जब युद्ध में डेथ हो जाती है तो टीपू सुल्तान उस युद्ध को कंटिन्यू करते हैं, शासन को भी संभालते हैं ये। और ये 1784 तक एंग्लो मैसूर वॉर को कंटिन्यू करते हैं और इस युद्ध का अंत हो जाता है द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर की जो संधि होती है 1784 में, इसके द्वारा इस युद्ध को ख़त्म कर दिया जाता है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत होती है 1790 से लेकर के 1792 तक। और इस युद्ध का कारण होता है कि टीपू सुल्तान अपनी सैन्य विस्तार के लिए या सेना को बढ़ाने के लिए वह फ्रांस और कुस्तुनतुनिया से समर्थन लेता है, जिससे वह अंग्रेज़ों को दक्षिण भारत या मैसूर से बाहर भगा सके। तो अंग्रेज़ों को यह बात पसंद नहीं आती है कि टीपू सुल्तान किसी दूसरे कंट्री से सहायता ले रहा है। तो इस वजह से यह युद्ध होता है और यहाँ पे टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। और यहाँ पे ट्रीटी एक संधि होती है जिसको ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के नाम से जाना जाता है और ये 1792 में होती है। मराठा निज़ाम एडेड ब्रिटिश।
मराठा और जो निज़ाम होते हैं ये अंग्रेज़ों की तरफ हो जाते हैं। और इस टाइम पे जो गवर्नर होता है अंग्रेज़ों की तरफ से, अंग्रेज़ों का जो गवर्नर जनरल होता है वो होता है कॉर्नवालिस। कैप्चर्ड बेंगलोर को भी ये अपने अंडर में ले लेते हैं। तो ये जो संधि होती है इसमें क्या होता है कि ये संधि जो होती है काफ़ी शर्मनाक होती है, अपमानजनक संधि होती है टीपू के लिए। इसमें टीपू को अंग्रेज़ों को अपने राज्य का आधा हिस्सा देना पड़ता है, 3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। और मालाबार, डिंडीगुल जैसे कुछ स्टेट होते हैं जो अंग्रेज़ों की तरफ चले जाते हैं। और अंग्रेज़ इनको मराठा और निज़ाम को कुछ स्टेट दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया है तो अपनी तरफ अपने विश्वास में रखने के लिए उन्हें कुछ क्षेत्र उनको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस जो होता है वह कहता है, उसका एक स्टेटमेंट है, मैंने अपने मित्रों को इस संधि के द्वारा मजबूत भी नहीं होने दिया और अपने शत्रु को कमज़ोर कर दिया। यानी उसने निज़ाम और मराठा को वह स्टेट दिए थे जो अच्छे नहीं थे, इकोनॉमिक कंडीशन से अच्छे नहीं थे, तो इस वजह से उनका ज़्यादा लाभ भी नहीं हुआ। और जो मैसूर जो उभरती हुई शक्ति थी काफ़ी, तो उसको कमज़ोर कर दिया था अंग्रेज़ों ने काफ़ी। इसके बाद 4th एंग्लो मैसूर वॉर होता है, चौथा युद्ध होता है। टीपू सुल्तान जो होते हैं हार जाते हैं वह, लेकिन फिर भी वो अंग्रेज़ों से लड़ना चाहते हैं अपना राज्य वापस पाने के लिए। और इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली जो होता है वो आक्रमण कर देता है टीपू सुल्तान पे, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। लॉर्ड वेलेज़ली जो है वो सहायक संधि को लागू करते हैं और टीपू सुल्तान जो होते हैं इस संधि को स्वीकार नहीं करते हैं। वेलेज़ली यहाँ पे गवर्नर जनरल होता है 4th एंग्लो मैसूर वॉर में। अभी सहायक संधि होती क्या है, इसमें क्या होता है, अंग्रेज़ क्या करते थे, किसी राज्य को पहले अपनी सेना देते थे। किसी राज्य पर अगर कोई भारी आक्रमण हो रहा है तो अंग्रेज़ क्या करते थे, अपनी सेना को भेज देते थे उस राज्य की तरफ से लड़ने के लिए। फिर अंग्रेज़ क्या करते थे, उस राज्य का जो सहयोगी राज्य होता था या मित्र राज्य होता था, उस राज्य की सहायता के लिए भी वो अपनी सेना को भेजते थे। और बाद में उस सेना के लिए वह धन की डिमांड करते थे कि सेना का जो प्रशिक्षण है उसके लिए धन वो उसी राज्य से प्राप्त करते थे जिसकी सहायता के लिए वो सेना को भेज रहे हैं। आगे नेक्स्ट चरण में वो करते थे उस सेना का खर्चा चल सके, इसके लिए वह उस राज्य के एक क्षेत्र को सेना के लिए देने के लिए बोलते थे। इस तरह से क्या हुआ कि जो शासन था, जो राजाओं का शासन था, वो एक तरह से निषिद्ध हो गया। यानी अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपना एक तरह से संरक्षण थोप दिया कि उनकी रक्षा जो है वो अंग्रेजी सेना करेगी। तो यहाँ पे जो राजा थे वो सिर्फ नाम के राजा रह गए, एक तरह से जो पावर थी वो अंग्रेज़ों की रह गई। तो भारत के जो राजा थे, जो सूबे होते थे, तो उनकी मदद से अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी सेना बना के तैयार कर ली थी, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी पावर बढ़ी है। यहाँ पे अंग्रेज़ों की काफ़ी पावर बढ़ चुकी है। तो टीपू सुल्तान जो होता है वो सहायक संधि को स्वीकार नहीं करता है और 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। उसके बाद ये जो सहायक संधि है वो ज़बरदस्ती थोप दी जाती है यहाँ पे। पहले वह स्वीकार नहीं करता है, लेकिन उसकी डेथ के बाद ज़बरदस्ती यहाँ पे लगा दी जाती है सहायक संधि। बाद में टीपू सुल्तान के जो सारे वंशज होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद में जो पहले वाडियार वंश था उसके एक अल्पवयस्क व्यक्ति को ये लोग शासक बना देते हैं। और उसके बाद में जो पावर होती है अंग्रेज़ों के अंडर में पहुंच जाती है, या अंग्रेज़ों की पावर जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। बंगाल जो है वो ऑलरेडी अंग्रेज़ों के कब्जे में है, मैसूर भी उनके कब्जे में आ चुका है और इस तरह से अंग्रेज़ों की पावर में काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है। इस टाइम पे ये जो गवर्नर जनरल हैं वेलेज़ली, उनका एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि अब पूर्व का क्षेत्र हमारे कब्जे में है। पूर्व यानी कि भारत जो है वो अब हमारे कब्जे में है। इस तरह का वेलेज़ली यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं। 4th
एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1799 में। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि गवर्नर जनरल होते हैं उस टाइम के, अटैक्ड एंड टीपू सुल्तान डाइड, आक्रमण करते हैं और टीपू सुल्तान की यहाँ पे डेथ हो जाती है। टीपू सुल्तान वाज द ओनली इंडियन रूलर हु हैव अंडरस्टूड है यहाँ पे, अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एज द फाउंडेशन ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। जो सेना होती है उसकी शक्ति के लिए जो इकोनॉमिक शक्ति है वह कितनी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझ चुके थे ये टीपू सुल्तान जो हैं वो इस बात को समझ चुके थे। तो ट्री ऑफ लिबर्टी लगाते हैं ये। टीपू प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी एट हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम एंड बिकम अ मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब, जो कि फ्रांसीसी सेना का एक ग्रुप होता है, इसका मेंबर बन जाते हैं वो। ट्री ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता का वृक्ष, इसकी स्थापना करते हैं। तो ये चारों आंग्ल मैसूर वॉर थे जिनके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पंजाब को डिस्कस करने वाले हैं कि पंजाब में अंग्रेज अपनी पावर को किस तरह से एक्सपेंस कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।